हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय एक्सप्लोरर डायरीज। और फ्रेंड्स, आज मैं जो व्लॉग बनाने वाला हूँ वो व्लॉग किसी प्लेस का नहीं है। आज मैं हेल्थ केयर को लेके एक व्लॉग बना रहा हूँ और वो है मानसिक रोग, जो कि तनाव भी हो सकता है और एक बड़ा मानसिक रोग भी हो सकता है, उसके ऊपर है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अशफाक हुसैन जी, जो कि है साइकोथेरेपिस्ट। आज उन छोटी छोटी परेशानियों का तोड़ जानने की कोशिश करेंगे सर से। मिलते हैं डॉक्टर अशफाक हुसैन जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार योगेंद्र। सर, आज मैं आपके सामने आया हूँ तनाव और मानसिक रोगों के बारे में बात करने के लिए। तो सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि तनाव और मानसिक रोग में अंतर क्या है? क्योंकि कई बार हम लोग को ऐसा लगता है कि हम मानसिक रोग के शिकार हो गए हैं, पर हम लोग को छोटा मोटा तनाव रहता है। तो इसके बारे में डिटेल में बताइए कि कैसे जान सकते हैं कि कौन सा तनाव है और कौन सा मानसिक रोग है। बिल्कुल। योगेंद्र, जो तनाव है और मानसिक रोग दोनों ही बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तनाव एक ऐसी अवस्था है जो जिससे हम सब लोग गुजरते हैं। जब पर्यावरण में एनवायरनमेंट में ऐसे स्ट्रेसर्स मतलब तनाव उत्पन्न करने वाले कारक आते हैं, तो हमारे अंदर में उन परिस्थितियों को पूरा करने के लिए मानसिक और शारीरिक एक प्रेशर उत्पन्न होता है, वही तनाव है। अच्छा। वो तनाव हमको वो जो इन्वायरमेंट से परेशानी या जो समस्या है उसको पूरा करने के लिए होता है। हर बार तनाव मानसिक परेशानी नहीं बन पाता। तनाव आया, हमने उस पर काम किया और तनाव समाप्त हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि तनाव इतना ज्यादा होता है या तनाव लेने वाला व्यक्ति उसको हैंडल नहीं कर पाता, तब उससे मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मानसिक रोग को अगर अपन जानना चाहें तो ये मानसिक रोग ऐसे रोग हैं जो आईसीडी जो डब्ल्यूएचओ है उसने क्लासिफाइड किया है, या डीएसएम अमेरिकन जो साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने जो क्लासिफाइड किया है, वो मानसिक रोग होते हैं। ऐसा कौन सा चीज है जिससे हम उभर के आ सकते हैं, तनाव से बाहर आ सकते हैं हम? देखिए, तनाव तभी होगा जब एनवायरनमेंट प्रेशर डालेगी। तो जो प्रेशर डालेगी उसको पूरा करने के लिए हमारे अंदर में तनाव उत्पन्न होता है। जैसे कोई उदाहरण सर, कोई उदाहरण से अगर हम समझ सके उसको। जैसे एक बच्चा है, जी। उसको प्रेशर है कि 80% लाना है। जी। अब हो सकता है उसको प्रेशर फैमिली ने बना के दिया हो, या हो सकता है उसने खुद से लिया हो। जी। अगर 80% लाने का उसका प्रेशर है, तो उसको तनाव उत्पन्न होगा जब तक कि वो 80% ना ले आए, या उस परिस्थिति को उस तरीके से अकोमोडेट कर ले, आत्मसात कर ले जी। कि मुझे लाना है। अच्छा। तो वैसा उसको तनाव हो जाएगा। तनाव हो जाता है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है सर कि अगर किसी को तनाव या मानसिक बीमारी हो रही है, तो उसको सामने वाला पहचान कैसे सकता है? उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो सामने दिखते हैं कि हाँ, ये तनाव के हैं या मानसिक बीमारी के हैं? इवन तनाव में हमको छोटे मोटे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे सर में दर्द होना, जी। शोल्डर में दर्द होना, बैक पेन होना, कभी कभी पेट से संबंधित समस्याएं आ जाती हैं, अच्छा। नींद से संबंधित समस्या आती है, खासकर नींद में कमी देखने को मिलती है। अच्छा। और इसके अलावा परेशानी फील करते हैं, बेचैनी फील करते हैं, व्याकुलता को फील करते हैं लोग। तो ये तनाव में होता है, समय रहता है। सर, क्या खाना पीना भी कम हो जाता है? खाना पीना भी जो है वो कम हो जाता है तनाव में, और भूख कम लगती है, या फिर कभी कभी जो इमोशनल ईटर्स होते हैं वो लोग की भूख बढ़ जाती है। अच्छा। दो तरीके से देखने को मिलता है, या तो किसी को तनाव में वजन कम होगा और किसी का तनाव में वजन बढ़ेगा। बढ़ेगा। ये बड़ा अजीब चीज है, हम लोग अपने क्लाइंट्स लोग में देखते हैं। अच्छा। इसके अलावा अगर तनाव बढ़ा, तनाव के लिए एक जीएस मॉडल है, और वो एक्सप्लेन करता है कि तनाव जब बढ़ेगा तो वो मानसिक परेशानियों के रूप में वो परिवर्तित हो उभर के जाएगा। आएगा। तो दो तरह की मानसिक परेशानियां अक्सर हमको देखने को मिलती है। जी सर। एक, तनाव यदि बढ़ा तो या तो मूड डिसऑर्डर हो जाएगा। उसका मतलब क्या होता है सर, मूड डिसऑर्डर? मूड डिसऑर्डर जो है वो जैसे अवसाद, डिप्रेशन जी। जी। या बाइपोलर
जहाँ पर हम्म, आपको मूड में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जी। तो या तो मूड डिसऑर्डर हो जाएगा, अच्छा तो अच्छा। उसमें बहुत सारे डिसऑर्डर, जैसे अभी आपको हम्म, पता है कि एक डिप्रेशन है, जी। अवसाद है, हाँ, साथ है। जिसमें लगातार 2 से 3 महीना या उससे अधिक जी। जो है वो मूड बहुत लो रहता है। अच्छा। आप बहुत डीप डाउन फील करते हैं उसमें। जी। और या तो फिर तनाव का अगर परिवर्तन होगा, तो वो साइकोसिस में, मानसिक रोग के हम्म, जो थोड़ा से गंभीर लक्षण दिखाई देने को मिलते हैं, हम्म, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया या सीजो टाइपर डिसऑर्डर्स हो गए। तो ऐसे भी कभी-कभी तनाव जो है वो परिवर्तित हो जाता है, और इसमें कुछ गंभीर समस्याएँ देखने को मिलती है, जैसे कि हॉलुसिनेशंस हैं, डिल्यूजन्स हैं। हॉलुसिनेशन से जैसे कह सकते हैं कि जो परसेप्शन है, जो आपको दुनिया देखते हैं, जी। उसमें बदलाव आ जाता है। जी। आप रियलिटी से थोड़ा-सा अलग हो जाते हैं, नजरिया मतलब जो है वो उसमें चेंजेस आता है। चेंजेस आ जाते जी जी। हैं। और डिल्यूजनरी थॉट्स आते हैं। डिल्यूजनरी थॉट जो है वो फॉल्स थॉट है। अच्छा। आपका जो सोच है वो बदल जाता है तथ्य और से बिल्कुल नकारात्मक हो अलग। जाता है, ओके। सच से विपरीत हो जाता है। विपरीत हो जाता है। धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि दैनिक जीवन में मतलब हम लोग डेली रूटीन है, उसमें हम लोग ऐसी क्या चीजें करें जिससे हमारा ये जो स्ट्रेस है या जो एक टेंशन वाली फीलिंग रहती है वो खत्म हो जाए। इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए अ, मैं सुझाव देना चाहूँगा सभी लोगों को। सभी लोगों को तनाव आता है, जी। और सभी लोगों के पास में समस्याएँ हैं। जी जी। तो अगर समस्याएँ आती जा रही हैं, तो समस्या को सॉल्व करते जाएँ। उसको रिज़ॉल्व करते चलें, और 2 तरीके से रिज़ॉल्व कर सकते हैं। या तो समस्या को एक्शन के रूप में खत्म करते चलें। जी। जैसे मान लीजिए कि कोई तनाव आया और कुछ करना है, जी। तो वो आप कंप्लीट कर लीजिए, जी। या तो फिर करने की प्लानिंग कर लीजिए। ओके। तो 2 तरीके से आप इस तनाव को खत्म कर सकते हैं, या तो करके या तो प्लानिंग करके, प्लानिंग है करके। ना? दूसरा, इसके अलावा तनाव को, जो दैनिक जीवन में जो छोटे-मोटे तनाव हैं, जैसे घर में किसी बोला कि आप सामान ले आइए, जी। अभी लेके आइए, तो वैसे में आप उसको उसी समय लेके आ सकते हैं, या तो आप प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा, जब भी आपको तनाव आए, और उसके लिए जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो स्ट्रैटेजी बना सकते हैं दोनों, और काम को कर सकते हैं। सर कई बार ऐसा होता है कि खासकर यंग जनरेशन में देखने को मिलता है कि आजकल जो रिलेशनशिप है वो 15 से 16 साल में बिल्डअप हो जा रहा है। जो लोग हैं बॉयज एंड गर्ल्स हैं इन सब के, तो इनका जो तनाव रहता है वो बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगना और ये सब चीज़ें सामने आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जो आप लोग केस देखते हैं उसमें आपको क्या देखने मिलता है कि एक कम एज में रिलेशनशिप बिल्डअप करना और उसमें रहना, क्या ये सही है? और अगर ये तनाव दे रहा है तो इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? देखिए, रिलेशनशिप में लोग अभी काफ़ी लोग आ जा रहे हैं, और मैं इसको बिल्कुल नॉर्मल मानता हूँ। 13 साल के बाद में प्यूबर्टी आती है, और अपने आप जो है आपका दिमाग अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण जो ओके। है वो बढ़ता है। जी जी। और इसी का नतीजा है कि 13 से 14 के बाद में रिलेशनशिप जो है अपने आप डेवलप हो जाती डेवलप है। हो जा रहे हैं। तो लेकिन मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि जब आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको पढ़ाई करना चाहिए। अगर रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं, तो डेफ़िनिटली जो है वो पढ़ाई में आपका नुकसान होगा, और इसकी अपूर्णी क्षति होगी। तो इससे बचना चाहिए, पर यदि अगर आप आ जाते हैं इस रिलेशनशिप में, तो इसको हमेशा कंट्रोल करके रखें। टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ गए हैं, तो इससे निकलने के बारे में सोचें, और वहाँ से तुरंत हट जाएँ। सर पेरेंट्स क्या करें? अगर पेरेंट्स को पता चल रहा है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है तो पेरेंट्स उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं? देखिए, पेरेंट्स को यदि पता चलता है रिलेशनशिप के बारे में, जी। तो पेरेंट्स के लिए मेरा यही सुझाव है कि बहुत शालीनतापूर्वक और शांति के साथ में इसको करें, क्योंकि चीज़ें और खराब होती हैं। रिलेशनशिप में जितने लोग पेरेंट्स उन पे इंटरफेयर करते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप उतना ही बढ़ता जाता है। बढ़ता जाता है। तो अपने बच्चों के साथ में थोड़ा-सा सपोर्टिव रहें, उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें, और ये देखने में आता है कि स्कूल के समय के जो रिलेशनशिप होते हैं, वो हमेशा खत्म हो जाते हैं। ओके। जब वो स्वतः ही खत्म हो जाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को और ज़्यादा उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, इससे दिक्कतें बढ़ती हैं। तो बच्चों को सपोर्ट करें, उनको तनाव से निकलने में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। एक बहुत अच्छी बात कही सर आपने। एक और बात है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो परेशानियाँ होती हैं इसमें क्या हर बार दवाई लेना ज़रूरी है या कुछ ऐसे भी स्थिति होती है जहाँ पे हम काउंसलिंग के ज़रिए अपने आप को ठीक कर सकते हैं? देखिए, जब तनाव होता है, तो तनाव के लिए कभी भी दवाइयों का सहारा लेने से बचना चाहिए, अच्छा। क्योंकि तनाव तो सामान्य प्रक्रिया है। जी सर। सभी व्यक्ति हम तनाव के इसमें आते ही हैं। जी। तो लेकिन जब दवाइयाँ लेंगे, तो हमारा जो दिमाग है वो दूसरे तरीके से काम करेगा, ओके। और तनाव को उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाएगा। अच्छा। लेकिन जब मानसिक परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, जी। या
तनाव जो है मानसिक परेशानियों में या मानसिक रोग में परिवर्तित हो जाता है, जी। तब वहाँ पर हम दवाइयाँ ले सकते हैं उन मानसिक परेशानियों के लिए, मानसिक रोग के लिए। मतलब राइट? कहना चाहिए सर कि जैसे किसी मानसिक रोगी के कारण घर परिवार में कलह हो रहा है या बाहर घर के लोग परेशान हो रहे हैं, उस समय तो नेसेसरी है कि उनको दवाई लेनी ही पड़ेगी। कुछ ऐसा है? देखिए, मैं आपको बता दूँ दवाई लेने के लिए अगर मानसिक रोग जो है वो थोड़ा-से गंभीर हो गया है, जी। उस गंभीरता के कारण जो है मानसिक रोगियों को दवाई लेना दवाई चाहिए। जैसा। यदि अगर वो समस्या उतनी गंभीर नहीं है, अगर वो थोड़ा सामान्य है या सामान्य से थोड़ा अधिक परेशानी उत्पन्न कर रही है, तो उसको हैंडल करने की कोशिश करें खुद, और या तो फिर वो काउंसलिंग के लिए काउंसलर के पास जा सकते हैं, जिसकी मदद से तनाव को हटाया जा सकता है। सर काउंसलिंग में क्या प्रोसेस होता है जिसकी वजह से लोग रिलैक्स फील करते हैं? उसका थोड़ा बहुत कुछ वर्ड बता सकेंगे कि क्या प्रोसेस है उसका काउंसलिंग का? देखिए, काउंसलिंग का प्रोसेस ये है कि हम लोग जो है उनके साथ मिलके काम करते हैं। काउंसलिंग में काउंसलिंग के साथ दौरान जब कोई व्यक्ति आता है हमारे पास में, अपनी समस्याओं को वो हमसे साझा करता है। साझा करने से ही जो उसके इमोशंस हैं वो बाहर आते हैं। कई बार उनमें खुद से इंसाइट आ जाती है और उनको तनाव से लड़ने का रास्ता खुद ब खुद मिल जाता है। हम कभी भी जजमेंटल नहीं होते, उनके साथ खड़े होते हैं और हमेशा हम न्यूट्रलिटी, तटस्थता हम बना के रखते हैं। ओके। हम उन लोगों से अलग हैं जब आप देखते होंगे कि आप जब लोगों से या दूसरे लोगों से बात करते हैं, तो उस समय वो आपको सुझाव देते हैं। जी। ऐसे सुझाव देते हैं जो काम नहीं आता, जी। और हम सुझाव देने से बचते हैं। हम आपके साथ खड़े हुए हैं और हम आपके हर बातों से हम सहमत रहते हैं। जहाँ-जहाँ पर चीज़ें खराब होती हैं, वहाँ पर आपको हम हल्का सा हिंट देते हैं, गाइड करते हैं। इसलिए काउंसलिंग एक बेहतर इंटरवेंशन है, बजाय किसी और चीज़ों का ये मदद दवाइयाँ लेने या के। कुछ और क्या किसी और को बताने से बेटर है। थैंक यू सर। और आगे बढ़ते हुए मैं एक और क्वेश्चन है मेरे पास जो मैं पूछना चाहूँगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंट्रोवर्ट व्यक्ति जो रहते हैं मतलब जो अपने में रहते हैं, वो किसी के सामने खुल नहीं पाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि वो बताना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर वो बता नहीं पाते हैं। तो इस टाइप का जो सिचुएशन रहता है, वो उस टाइप के आदमी को मतलब वैसा व्यक्ति जो इंट्रोवर्ट है वो अपने आप को मानसिक परेशानियों से कैसे बचाएगा? हाँ। जो जाना ही नहीं चाहता किसी के पास, काउंसलिंग भी नहीं करना चाहता, वो कैसे बचे? देखिए, 2 मुख्यतः 2 तरीके के लोग होते हैं अगर हम व्यक्तित्व का निर्धारण करें। जी। एक तो आपको मिलेंगे अंतर्मुखी व्यक्ति जो जी। इंट्रोवर्टेड माने जाते हैं, और एक बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्टेड। जी। देखिए, दोनों को ही मानसिक समस्याएँ हो सकती हैं, दोनों को अलग-अलग तरह की समस्याएँ देखने को मिलती हैं। जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है उसको डिप्रेशन जैसे रोग होने के, अवसाद होने के रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है तनाव उत्पन्न होने पे। क्योंकि अंतर्मुखी व्यक्ति अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाता, लोगों से तय नहीं कर पाता, और उसकी जो बातें होती हैं वो सप्रेस हो जाती हैं जी। उसके दिमाग में। मुझे सभी अंतर्मुखियों से मेरा एक सुझाव है कि वो अपनी बातों को शेयर करें और सोशलाइज़ होने का कोशिश करें। अगर वो नहीं हो पाते हैं तो कम से कम उन लोगों के साथ में शेयर करें अपनी बातों को जिसको वो अपना बहुत क्लोज़ मानते हैं, और या तो फिर उनको काउंसलर की मदद लेनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी तरीके हैं जिसके कारण जिससे जो अंतर्मुखी व्यक्ति है वो तनाव से बाहर आ सकते हैं। जैसे कि अपनी बातों को अगर वो नहीं कह सकता तो वो एक पेन कॉपी ले और उसको वो उसपे लिखे और उसको फाड़ के फेंक दे। या फिर कोई ऐसे इमोशंस आ रहे हैं कैसे उसके हैं, तो वो उस तरीके से कुछ प्रक्रिया, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर अंतर्मुखी व्यक्ति है, अगर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तनाव के कारण, तो वो अपना गुस्सा को जैसे पिलो है, तकिया है, जी, जी। उसमें मार के वो निकाल सकता है। कोई ओके। सामान को थोड़ा-सा तोड़-फोड़ कर दे, ऐसे सामान को जो आप यूज़लेस हो। यूज़लेस हो, ऐसा नहीं कि आप मोबाइल तोड़ दें। जी, जल्दी जी। में मोबाइल तोड़ने से आपको नुकसान होगा, जी। तो उसके लिए आपको यूज़लेस सामान है, कोई ऐसी चीज़ जिससे कि आवाज़ आए, भारी भरकम चीज़ है, हुँ। आप अपने स्टोर रूम में चले जाइए, कुछ बेकार सी चीज़ों से तोड़-फोड़ करके आप अपने तनाव को बाहर कर सकते हैं। ठीक। एक क्वेश्चन मेरा सर ये है कि आजकल की जो गृहिणी है, मतलब कि जो शादीशुदा औरतें रहती हैं, उनके बीच और जो उनकी सास रहती है या जो लड़के के जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं, या वही चीज़ अगर लड़के की तरफ से देखा जाए तो लड़कियों के जो फैमिली मेंबर्स हैं, इनके बीच से जो आज की डेट में जो जम नहीं पाता है, वो कारण उनके कारण क्या है? आप लोग क्या सामने देख रहे हैं, क्या कारण आ रहे हैं? और इनको रिज़ॉल्व कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अभी जो तलाक की जो काउंटेबिलिटी है वो बहुत बढ़ चुकी है। आज की डेट में हर महीने में 300 से 400 तलाक होते हैं। और बच्चे भी जो है वो बेघर हो जाते हैं, किसी के पास रहें, किसी के पास ना रहें, ऐसा हो जाता है सिचुएशन। तो ये एक बहुत बड़ा टफ सिचुएशन है लोगों के लिए। इसके बारे में थोड़ी देर बात करते हैं, इसके बारे में बताइए। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी काफ़ी सारे तलाक के केसेस आने लगे हैं, और इनका मुख्य जो कारण रहा है वो सास और बहू के बीच में नहीं बनना भी रहा है, जी। और ये चीज़ें अभी काफ़ी देखने को हमारे को भी मिलती हैं। जी, जी। जहाँ तक हमारे पास में जो केसेस आते हैं वो दोनों के ही अपने अ, तथ्य से रिलेटेड जो है
वो परेशानियां रहती हैं। यस सर। और दोनों के एक दूसरे के आपसी सामंजस्य नहीं होने के कारण और दोनों के एक्सपेक्टेशंस के उम्मीदों के ज़्यादा होने के कारण ये तनाव आते हैं। मैं किसी एक चीज़ पे नहीं कहना चाहता कि ये इनके कारण तनाव होते हैं, वो बहुत सारे हो सकते हैं चीज़ें। जैसे मुख्यतः जैसे सास जो है वो जब उसको लगता है कि उसका बेटा जो है वो अब उसकी बात नहीं मानता है, बहू की बात मानता है, बात है। तो उसको लगता है कि उसका अधिकार अब कम हो रहा है। जी। और जब घर में जब नई बहू आती है और वो देखती है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही है या उसको एक्सेप्ट उस तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा चीज़ सामने आया है। और इसी के कारण जो विवाद होते रहते हैं, वो विवाद जो है फिर वो खाने में और दूसरी चीज़ों में देखने को मिलते हैं। जी, जी। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के लिए सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। जी। और जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में बात होनी चाहिए, सास और बहू के बीच में ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसमें परिवार के अन्य लोग भी जो हैं वो बात कर सकते हैं। बातचीत जरूरी है, बातचीत से हल निकालना चाहिए, तो इसका रास्ता निकल सकता है। सर कई बार ऐसा होता है कि लेडीज जो रहती है वो अपनी सास से कोई कन्वर्सेशन नहीं करके सीधा डायरेक्ट अपने हस्बैंड से करती है, देन उनके बीच में लड़ाई होती है। तो क्या यह हर एक बात को हस्बैंड के पास लेके आना जरूरी है, या दोनों को मिलके साथ में काम करने की जरूरत है कि हाँ ये कर सकते हैं? देखिए, मैं तो इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कहना चाहूँगा कि अगर पत्नी है तो अपनी कोई ऐसी बात को जो उसके साथ से संबंधित है, उसको अपने पति को कहना चाहिए, अपनी बात को शेयर करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब वो बात अपनी अगर डायरेक्टली अपनी सास को कहती है तो वो मामला और बिगड़ खराब हो सकता सकता है, बिगड़ सकता है। है। जी। तो मेरा तो यही सुझाव है कि वो अपने पति से इस बारे में बात करे और दोनों मिलके पहले कोई रास्ता निकालें। अगर ज़रूरत पड़े तो फिर वो जो है कम्युनिकेशन जो है सास के साथ में या परिवार के और लोगों के साथ में वो पति उस बात को करे। करेगा है। तो क्या सास का भी ये फर्ज है, अगर वो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हैं तो क्या करे? अगर पूरा मुद्दा अगर सास की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का या उनको प्यार देने का है बहू को, और वो नहीं मिल रहा है, तो क्या कर सकती है बहू? क्योंकि आपने जो ये बात कही है बिल्कुल सही है कि जब नई बहू आती है तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है सास की भी। जी। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब समय के साथ बदलाव ज़रूरी है। सास को भी नए मेहमान को एक्सेप्ट करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए और थोड़े से उसको केयर करे, थोड़ा भी रेस्पेक्ट दे, क्योंकि थाली दोनों हाथों से बनती है। अच्छा। कई बारी चीज़ें देखने को आती है कि सास जो है अपनी बेटियों को तो बहुत प्रेफ़रेंस देती है, जी। पर अपनी बहू को बेटी नहीं मानती नहीं है मानती है। और थोड़ा-सा कहीं न कहीं दूरी बनती है। बनती जाती है। और इसका असर जो है वो सास और बहू के रिश्ते में आता है। और यदि आप अपनी बेटी से इस तरह की व्यवहार कर रहे हैं और बहू से उतना व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो ये फीलिंग आती है, फिर वैसे ही व्यवहार सामने से भी आता है। सामने से भी आता है। एक बात और भी है सर कि जैसे कोई लड़के भी हैं आजकल जो अपनी वाइफ से लड़ते हैं इस कारण से कि उनको इज्जत नहीं मिल रही है, या जो उनका है मायका है जो वहां से उनको इज्जत नहीं मिल रही है, तो ऐसे में भी कलह होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ये कलह उनके मायके वालों की तरफ से निकल के सीधा वाइफ की तरफ आता है डायरेक्ट, और प्रताड़ित जो महिला हो जाती है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी देखने को भी आ रहा है कि लड़के वालों का भी खासकर लड़कों का एक्सपेक्टेशन रहता है जी। कि वहाँ से उनको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वहाँ से भी उसको उस तरीके का मान-सम्मान मिलना मान चाहिए, सम्मान होना पर चाहिए। कई बार नहीं मिल पाता है। मुझे लगता है कि ये उस उम्मीद के कारण होता है जो एक लड़का अपने इन-लॉज़ से लगा के रखता है। और मुझे तो लगता है कि इसके लिए बहुत अच्छा मैं रास्ता बताना चाहूँगा सभी लोगों को कि अपनी उम्मीदें कम रखें। जी। हो सकता है कि वो आपका मान-सम्मान करे, पर कई बार ऐसा होता है कि सबकी व्यस्तता होती है, इन-लॉज़ अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, अपने बेटी के दामाद को उतना मान-सम्मान नहीं दे पाते, उतना केयरिंग नहीं कर पाते। अगर वो करते हैं तो वो उनका वो होना चाहिए। और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है लड़के को समझना चाहिए इस बारे में और उसकी उम्मीद को कम कर देना चाहिए। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद आपका। नमस्कार सर, नमस्कार।